नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। खेलों में खिलवाड़ कैसे होती है? 500 पहलवानों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 500। आप सोच सकते हैं कि कोई भी गेम के भीतर जब खिलाड़ी अपना पंजीकरण करवाते हैं उसमें आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ या दूसरे सर्टिफिकेट लगते हैं, लेकिन उम्र ज्यादा होने के चलते नीचे वाली श्रेणी में खेलना है तो फिर डीओबी, डेट ऑफ बर्थ के साथ छेड़छाड़ होती है। लेकिन यह पहला मामला आया है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में 500 पहलवान जो है अयोग्य घोषित किया गया है, और ये भारत के भीतर पहला मामला होगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में ये घपला हुआ था। आपको बता दें कि 6 जून से लेकर 8 जून तक अंडर 17 रेसलिंग कंपटीशन के आवेदन पूरे भारत के तमाम राज्यों से पहलवानों ने ऑनलाइन रजिस्टर करवाए थे। 1600 के करीब पहलवान थे जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया। 6 से 8 जून तक 3 दिन ये कंपटीशन चला। नंदनी नगर जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहां पे गोंडा में। लेकिन जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसने जब सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करना शुरू की तो उनके भी होश उड़ गए। 1-2 नहीं, 500 पहलवान पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी, तमाम राज्यों और यूटी से जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया था उनमें से बहुत से पहलवानों के डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे थे। और जो भारतीय कुश्ती महासंघ की टेक्निकल टीम है उन्होंने इसके ऊपर जब जांच करना शुरू की तो उनके भी होश उड़ गए। और हुआ क्या है कि आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको मैनिपुलेट किया गया, और पहलवानों ने सोचा था कि कौन इतनी जांच करेगा। लेकिन यहां पर जो पोर्टल बना था उस पोर्टल में यह था कि आप जब ऑनलाइन रजिस्टर करवाते हो, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो जिसमें आधार कार्ड भी है, वो उसी नंबर के ऊपर ओटीपी आता है, और जब वो ओटीपी आप डालते हो तो टेक्निकल टीम जो भारतीय कुश्ती महासंघ की है उनके पोर्टल के ऊपर आपकी तमाम डिटेल्स पहुंच जाती, और वहीं पर ये लोग फंस गए। और 1-2 नहीं, 500 पहलवान जो अंडर 17 कैटेगरी के तहत ऑनलाइन रजिस्टर जिन्होंने करवाया था वो उसमें अयोग्य घोषित किए गए हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये खेल किस तरह से चल रहा था। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले ना जाने कितने खिलाड़ी जो हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी वो कम उम्र की श्रेणी में खेलकर मेडल लेके घर पहुंच के नौकरियां भी कर रहे होंगे। लेकिन जो सही पहलवान या सही खिलाड़ी दूसरी गेमों के थे वो अभी तक दरबदर। ये जम्मू कश्मीर में भी हुआ था जब क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए, फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए टीमों का चयन होना था तो वहां पर जो बच्चे थे वो चिल्लाते थे कि हमारे साथ अंकल खेल रहे हैं। लेकिन यहां पर तो खेल चला, फिर कमेटी का कमेटियां बनी, रिपोर्ट आई नहीं आई किसी को नहीं पता। खेल मंत्री ने भी बोला कि इसकी जांच होगी, करेगा कौन? अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, ना तो फुटबॉल की ना क्रिकेट की। क्रिकेट का यह हुआ कि एक टीम को रोका गया, उसके बाद दोबारा ऑडिशन हुए, कंपटीशन हुआ, सिलेक्शन ट्रायल दोबारा हुए, फिर टीम भेजी गई, लेकिन उस टीम के ऊपर भी क्वेश्चन खड़े हो गए क्योंकि बोन टेस्ट के लिए कई खिलाड़ी जो थे वो पहले से ही अपना टेस्ट करवा के आए थे, और बहुत से इसमें किस्से थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अंडर 17 रेसलिंग फेडरेशन, रेसलिंग कंपटीशन जो भारतीय कुश्ती महासंघ करवा रहा था। इसमें देश भर से पहलवानों ने हिस्सा लेना था और यहीं से आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर ओलंपिक तक पहलवान जाते हैं। लेकिन जिसकी आयु पहले से ही 21 है वो अंडर 70 में खेलेगा, तो जो अंडर 70 का सही प्लेयर होगा उसको कहां टिकने देगा? और इसके बीच खाली पहलवान दोषी नहीं है, वो कोचेस, वो टेक्निकल एक्सपर्ट उन इलाकों के, उन राज्यों के, उन टीम्स के, वो सब के सब उत्तरदायी हैं। क्या उनके ऊपर गाज नहीं गिरनी चाहिए?
क्या जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस बनी हैं तमाम राज्यों में यूटी के भीतर, जिनकी ओर से जो खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं, या फिर वो जो संघ बने हैं, कुश्ती संघ बने हैं, जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, जो स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे जो आपकी फेडरेशंस हैं, क्या उनके चेयरमैन, उनके जनरल सेक्रेटरी, उनकी जो टीम है, उनके जो कोच हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कोई भी खिलाड़ी किसी भी स्टेट यूटी का हो, जब वो इस प्रतियोगिता के लिए तैयार होता है, जब वो ऑनलाइन रजिस्टर करवाता है, अप्लाई करता है, तो पूरी टीम उसके साथ होती है, उस स्टेट की, उस यूटी की। वो तमाम पदाधिकारी उसके पीछे होते हैं, वो करवाते हैं सब। क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अब मैं घर बैठ के तो अप्लाई कर नहीं सकता, मुझे किसी एसोसिएशन से, किसी फेडरेशन से, स्टेट टीम से जुड़ना है। तो फिर अगर वहां पर घपला जब पकड़ा गया है 500 पहलवानों का, तो जो स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे फ्रॉड हुआ, उसका उत्तरदायी कौन होगा? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये एक बड़ा खेल है, ये एक ऐसा नेक्सस है। आप खुद अंदाजा लगाओ कि 1600 पहलवान पूरे भारत के तमाम राज्यों यूटी से, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई थी 6 जून से 8 जून तक, जो रेसलिंग कंपटीशन था, ट्रायल थे, यहां से टीमें चुनी जानी थी, खिलाड़ी चुने जाने थे। अलग अलग कैटेगरी थी, ग्रीको रोमन थी, फ्री स्टाइल थी, जो भी थे उसके तहत। लेकिन हुआ क्या? ये तो भारतीय कुश्ती महासंघ की जो टेक्निकल एक्सपर्ट टीम थी, उनको कहीं लूप होल मिला, तो उन्होंने इसके ऊपर जांच शुरू की, और जो रिपोर्ट सामने आई वो चौंकाने वाली। 500 पहलवानों को अयोग्य घोषित किया गया है, जो अंडर 17 के लिए जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब आगे क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अब हर गेम, रेसलिंग ही नहीं, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तमाम जो गेम्स हैं, जो स्टेट लेवल के ऊपर टीमें तैयार होती हैं, और जब नेशनल के लिए क्वालिफाई करना होता है, या नेशनल टीम के लिए ट्रायल होते हैं, वहां पर भी यही मेथड अपनाया जाए? न जाने और कितने खुलासे होंगे, क्योंकि ये नेक्सस बहुत बड़ा है। पहले भी कई बार आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ गया, जिसमें ऑनलाइन जो आवेदन हुए उसमें डीओबी, डेट ऑफ बर्थ के साथ छेड़छाड़ की गई। अंडर 17 में 22, 21 एज ग्रुप के लोग ट्रायल के लिए पहुंचे, वहां खेल रहे थे। अब 500 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब 1100 लोग हैं, उनमें से जो पहलवान चुने जाएंगे, जो टीमें आगे जाएंगी, वो काम करेंगी, वो खेलेंगी। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हो जाती साथियों। ये खेलों के भीतर जो एक बड़ा नेक्सस चल रहा है, इसको अगर जड़ से उखाड़ना है, तो जैसे भारतीय कुश्ती महासंघ ने यह प्रयास किया है, तमाम संगठनों को, तमाम फेडरेशन को यही स्टेप उठाना होगा, ताकि सही खिलाड़ी आगे पहुंचे। जो मेहनती खिलाड़ी हैं, जो अपने दम के ऊपर अपनी जगह बनाते हैं, उनको मौका मिल सके। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत दमदार होते हैं, बैकअप नहीं होता, टीम के अंदर कोचेस की, टेक्निकल टीम की, फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं, उनका सहयोग नहीं मिलता, और वो ऐसे ही दर-बदर होके हाशिए पे चले जाते हैं। लेकिन जो अप्रोच वाले हैं, जो इन चीज़ों को मात देने में माहिर हैं, वो सब कुछ जुगाड़ करके आगे पहुंच जाते हैं। अगर यहाँ पर 500 लोग बाहर किए गए हैं, अगर बाकी फेडरेशंस, बाकी गेम्स के जितने भी हेड हैं, जो उनकी एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो इसी तरीके से काम करें, निष्ठा और ईमानदारी से, तो बहुत बड़े खुलासे भारत में हो सकते हैं, और सही खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है।